हमारे साथ इकोनॉमिस्ट हैं, आप सारे हजरात उन्हें बहुत अच्छे से जानते हैं, माहिर माशियात अशफाक तौला साहब ने हमें ज्वाइन किया है। सर अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं अशफाक साहब? वालेकुम सलाम, क्या हाल है? अशफाक साहब बहुत शुक्रिया, वक्त निकाला आपने। सर पहले ज़रा डॉलर से शुरू कर लें और जानने की कोशिश करते हैं हम बतौर स्टूडेंट कि ये वजह क्या हुई सर कि डॉलर एकदम हाथ से बाहर हुआ और ऐसा हुआ कि अब तो हमारी पहुंच से भी बाहर हो गया। रुपए की नाकदरी जो है वो इतना प्रेशर बना रही है अब इकोनॉमी समेत आम आदमी की जेब पर। बिस्मिल्लाहिर्रहमान। देखिए, पाकिस्तान तो इकोनॉमी वो उसमें एक बहुत बड़ी मतवाजी है। और मैं जिस तरीके से हम अपने रुपए की कदर को खो रहे हैं, मैं नहीं समझता कि ये आईएमएफ की रेसिपी हमारे लिए राइट रेसिपी। जब भी हम आईएमएफ के प्रोग्राम में होते हैं और आप देखते हैं कि जिस वक्त हमारा आईएमएफ का प्रोग्राम हम इस पे अमलदारी करते हैं और जब हम मार्केट बेस एक्सचेंज रेट की बात करते हैं तो हमारे यहाँ पर रुपया पूरा अपनी कदर कीमत खो देता है। आप ये देख लें कि जब ये रुपया जब आईएमएफ के एग्रीमेंट में आप नहीं थे तो 104 रुपए का था, फिर 118 रुपए का हुआ, और जब 118 से हम 2018 की तरफ से आज तक लेके आए तो ये 300 रुपए 303 रुपए पे क्रॉस कर गया। तो उसकी वजह बेसिकली यही है कि हम आईएमएफ के प्रोग्राम में जब भी आते हैं तो हमें आईएमएफ की जो रेसिपी मिलती है वो ये कहती है कि मार्केट बेस एक्सचेंज रेट करें, आप इंटरेस्ट रेट को बढ़ाएं। और ये मेरा ख्याल है हमारी मईशत के लिए जहर कातिल है। हमारी मईशत का खासा ये है जिसमें बहुत बड़ी पैरेलल इकोनॉमी या मुतवाजी मईशत होती है। जिन भी कंट्रीज में मैं अगर ये देखता हूं वहां पर आपकी रुपए की कदर मैनेज होनी चाहिए, आपको इंटरेस्ट रेट लो से लो रखने चाहिए ताकि आप अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ को लेके आए। साइमल्टेनियसली इस किस्म की मईशत में जब हम इस मईशत को कंट्रोल करने की सलाहियत नहीं रखते तो सबसे बड़ी जो सलाहियत हमें चाहिए होती है वो एक्सचेंज कंट्रोल पे होती है कि एक्सचेंज रेगुलेशन को किस तरीके से करें, हम अपनी इंपोर्ट को किस तरीके से कर्व करें। अब देखें, जैसे आप आईएमएफ के प्रोग्राम में अभी हमने जो स्टैंड बाय अरेंजमेंट जो किया उसमें हमें दो चीजों पे हमें मसले आए हैं, और आज जो ये अनकंट्रोलेबल हो गई है इसकी एक सबसे बड़ी वजह वो दो शरायत है। पहली शर्त क्या है कि आपने इंपोर्ट खोलनी है। अब इंपोर्ट खोलने का मतलब ये होता है कि आप जिस तरीके से जो भी चीजें अब आपको उसको इंपोर्ट करने के लिए आपको अलाउ करनी ही पड़ेगी। दूसरी शर्त ये थी आपकी कि आपका मार्केट एक्सचेंज रेट और आपका इंटरबैंक रेट में 1.25% का फर्क हो। यानी अगर 100 रुपए का इंटरबैंक है तो 101 रुपए 25 पैसे से ज्यादा मार्केट रेट नहीं होना चाहिए। ये दुनिया में मैं बहुत कम मुल्कों में देखता हूं, या बल्कि मैंने देखा ही नहीं है, इसकी कोई नजीर नहीं मिलती कि मार्केट रेट आपका इंटरबैंक को कंट्रोल करेगा। जब इंटरबैंक को कंट्रोल करेगा और इतनी छोटी सी मार्केट होगी तो मैं नहीं समझता कि आप महंगाई को रोक सकते हैं, मैं नहीं समझता आप रुपए की कदर और कीमत को रोक सकते हैं। जबरदस्त। तो ये सर ये बताइएगा, ओपन मार्केट और इंटरबैंक रेट क्या ये एक किया जा सकता है पाकिस्तान में किसी तरीके से? पहले हुआ है, बल्कि रिवर्स भी आया है कि इंटरबैंक ज्यादा था और ओपन मार्केट कम था। इट ऑल डिपेंड्स अपॉन सप्लाई एंड डिमांड। देखिए, आपका एक्सपोर्टर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली लाना नहीं चाहता। आपके आईटी एक्सपोर्टर्स हैं, वो नहीं चाहते कि वो कहते हैं जी हमें 10-15% का गैप मिल जाता है, हम पाकिस्तान क्यों लाए। रेमिटेंसेज आपकी हैं वो बाहर पड़ी हुई हैं, कोई ले आना नहीं चाह रहा, ग्रे में पड़ी हुई हैं। तो ये क्या वजूहात है? ये वजूहात सिर्फ एक ही है कि लोगों को पता है कि अब 1.25% का जब फर्क है तो आपने इंटरबैंक बढ़ाना है। जब इंटरबैंक बढ़ाना है तो जाहिर बात है उनको पता है कि हमें 300 रुपए की बजाय 325 रुपए। ये लालच और हिर्स है और कुछ नहीं है। मैं ये समझता हूं आपको एक्सचेंज कंट्रोल लाने पड़ेंगे, और आईएमएफ की ये कंडीशन मिनिमम मैं नहीं समझता, मेरी आजिज राय है ये, मैं भी मेरा ख्याल है गलत हूं, मगर मेरा ख्याल है आईएमएफ की रेसिपी पाकिस्तान जैसे मुल्कों के लिए नहीं है। अच्छा सर, चलें, ये तो आपने बड़ा वाज़ेह किया। दूसरी तरफ मैं ज़रा आज आपसे काफ़ी डिटेल जानने की कोशिश करूँ कि एक तरफ सर एफबीआर के सिस्टम्स, चेयरमैन एफबीआर खुद कह रहे हैं कि 500 से 600 अरब रुपए की करप्शन होती है। तो ये तो बड़ी ही अजीब बात है, तो इसको तो रोकना चाहिए था। अगर 500-600 अरब रुपए यहाँ भी करप्शन है और ये करप्शन का बोझ भी हम पर डलेगा। मैं आपको यही रोक देता हूँ। मैंने खुद पर्सनली कंफर्म किया है टिवाना साहब से, और उनका ये कहना है कि उन्होंने ये नहीं की, और मैंने तस्दीक भी की कुछ लोगों से जो वहां मौजूद थे।
वहां एक और मौजूद सेनेटर थे, उन्होंने ये बात की थी, ये टिवाना साहब ने नहीं की थी। ठीक हो गया। लेट मी दिस ऑन द रिकॉर्ड, सो प्लीज। चलिए ये अच्छा हो मेरा गया सर, ये जरा कंफर्म हो गया, अच्छा हो गया। लेकिन क्या सर एफबीआर के सिस्टम्स इतने सहल और आसान और इतने बेहतरीन हैं कि वहां कोई मामला नहीं है, वहां सारा कुछ ठीक है? नहीं, वो तो बिल्कुल ही ठीक नहीं है। और ये हमारी टैक्स रिफॉर्म्स कमीशन की रिपोर्ट, जिसको मैंने चेयर किया था एज ए मिनिस्टर ऑफ स्टेट, वो रिपोर्ट अगर आप पढ़ लें, वैसे तो कॉन्फिडेंशियल थी बट मीडिया में आ चुकी है। आप चाहें तो मैं आपको भी भेज सकता हूं, आप उस पर प्रोग्राम करना चाहें, जरूर मैं प्लीज। हाजिर हूं। अच्छा अशफाक तोला साहब, एफबीआर सिस्टम्स पे हम हमेशा लंबी चौड़ी डिस्कशंस भी देखते हैं, सुनते भी हैं, करते भी हैं। सर क्या ऐसी चीज़ आपको लगती है कि आप एक बाहर से आए हुए आदमी अगर वो यहाँ आए इन्वेस्टमेंट करनी हो एक आम आदमी के तौर पे, तो उसको इतने सारे टैक्सेस के नाम पे और इतने सारे डिपार्टमेंट्स के नाम पर डरा दिया जाता है कि उसके कागजात क्लियरेंस में ही टाइम लग जाता है। फिर एफबीआर के पास जाना खुद से एक आम आदमी अगर वो जाना चाहे तो वो भी डरता है। ऐसी क्या वजह है सर पिछले काफ़ी अरसे से? और फिर हम इस रिफॉर्म्स पर जो बात करते हैं, क्या क्या रिफॉर्म्स हैं जो होनी चाहिए? देखिए, सबसे पहली बात तो है ना, आप मनी या इन्वेस्टमेंट की कोई नेशनैलिटी नहीं हो, उसको जहां कन्वीनियंस मिलेगी ना वहां हो जाएगा। तो आपने पहले SIFC जो बनाई है, वो इसमें आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती है। मगर सबसे पहली कंडीशन ये है कि आपको लॉन्ग टर्म स्टेबल पॉलिसीज देनी पड़ेगी। दूसरा, आपकी करेंसी की स्टेबिलिटी मस्ट है। ये दो चीजें अगर होंगी तो फिर इसके बाद आप बाकी सिस्टम बना के वन विंडो ऑपरेशन कर सकते हैं। और दूसरा ये होता है, आपको इन सब चीजों के लिए आपको ऑटोमेशन की जरूरत है। आपको ये सिस्टम्स जो होते हैं, BR के हों, SECP के देखें, बहुत सेल सिस्टम हो गए, आराम से अब आप कंपनी रजिस्टर कर सकते हैं। मगर BR के सिस्टम्स अभी भी आपको वन विंडो नहीं है। अब प्रोविंशियल टैक्सेस के अलग होते हैं, फिर प्रोविंशियल के बाद सिटी टैक्सेस अलग होते हैं। आपको यू हैव टू प्रोवाइड अ प्लेटफॉर्म। इट्स लाइक आप एक क्लियरिंग हाउस अगर प्रोवाइड कर देंगे, जो भी आपके टैक्सेस जो भी चीजें होंगी वो सिर्फ एक जगह होगी। तो इस किस्म की फैसिलिटेशन आपको देनी पड़ेगी। और हमने अपनी रिपोर्ट में रिफॉर्म्स के ऊपर काफी काम किया हुआ है। और एक और भी हमारी एक मेरा ख्याल है फाइनल रिपोर्ट बाकी है। अगर ये केयर टेकर सेटअप अगर चाहता है, हम वो फाइनल रिपोर्ट भी इनको बना के। सर बिजली का मामला, इतने हैवी ड्यूटी टैक्सेस और बिल, बड़ी भरमार है पैसों की। अब आम आदमी की तो कमाई इतनी नहीं है जितना उसका बिल आ गया। जिसका बिल पहले 16-17 था, अब वो 30 पर चला गया, जिसका 30 था वो 60 पे चला गया। क्या मुमकिन है गवर्नमेंट के लिए सर रिलीफ देना? वैसे इस गवर्नमेंट के लिए तो लगता नहीं, क्योंकि 2 इजलास हो गए, उसमें कोई खातिर खा बात नहीं हुई, वो सिर्फ किस्तों की बात कर दी है उन्होंने बिल के। लेकिन आम आदमी के लिए तो किस्तें और बड़ा मसला है, क्योंकि अगला बिल उसमें वो भी ऐड होकर आ जाएगा। देखिए, अब टैक्सेस की भरमार, टैक्सेस मेरा ख्याल है कोई एक नया टैक्स नहीं लगा, वो सारे पुराने टैक्सेस हैं जो 2-3 सालों से आपके होते हुए आ रहे हैं। टैक्सेस में इजाफा, यस, जब भी आपकी बेस प्राइस में इजाफा होगा, और बेस प्राइस में इजाफे की सबसे बड़ी वजह आपकी डीवैल्यूएशन है, नंबर 1। दूसरा, काइबोर रेट आपका जो बढ़ा है उस वही है। ये दो बड़ी उनसर होते हैं जिसकी वजह से आपका रेट बढ़ता है। तीसरा, अगर आप देखेंगे तो फ्यूल की प्राइसेस में काफी इजाफा हुआ है। तो अगर आप ये इन तीनों चीजों को देखेंगे, और चौथा, लाइन लॉसेस बहुत हुए हैं, 18% आपके लाइन लॉसेस। और सबसे बड़ी मसला आपका ये होता है कि देखें, अगर फर्ज करें एक शहर में लाइन लॉसेस कम है और दूसरे में कहीं बहुत ज्यादा है, तो उन सबको आपने एक जगह बराबर करके एक इक्वल आपने कर दी, ये गलत बात है। अगर मेरे शहर की जो कंपनी है वो ज्यादा, जैसे फेस्को है, फेस्को का बहुत नॉमिनल है, तो उसका खमियाजा अगर ये क्यों भुगत रहे हैं फेस्को वाले, जो फैसलाबाद वाले हैं, अगर फर्ज करें कराची या पिशावर या कोयटा में अगर ज्यादा लाइन लॉसेज है या ज्यादा कुंडे लगे हुए, तो उनका खमियाजा वो बेचारा फैसलाबाद वाला क्यों भुगते हैं? तो इस किस्म की पॉलिसीज से आप डिस्करेज करते हैं लोगों को। दूसरी बात, मैं आपको एक और भी बात बताता हूं कि जो मैंने देखा, जो मेरे पास कुछ एविडेंस आए भी अभी, देखिए इस्तेमाल भी लोगों का ज्यादा है। अब जैसे ताजरों की मैं मिसाल देता हूं, अगर आप सुबह 8 से रात के 8 बजे तक बंद कर दें या 6 बजे तक बंद कर दें, तो पीक आवर्स में आपकी इलेक्ट्रिसिटी नहीं यूज होगी, तो आपका बिल वैसे ही कम आएगा। अब अगर फर्ज करें आप खोलना चाहते हैं, और अगर आप समझ कर लें कि अगर वही आपके बिजनेस आवर्स हैं, तो मैं नहीं समझता कि फिर आपको ये शिकायत करनी चाहिए कि जी बिजली के रेट क्यों ज्यादा है।
अगर आप ये सारे ताजिर या हमारी एक मुनस्सल कौम अगर हम ये डिसाइड कर लें कि दुकानें जल्दी बंद होंगी, और अगर हम सैटरडे और संडे को इन दुकानों को खुला रखने की इजाजत दे दें, ताकि जिन लोगों को अगर यानी कि नौकरी पेशा लोग जो होते हैं जो कि आम दिनों में शॉपिंग ना कर सकें, वो सैटरडे संडे को शॉपिंग कर लें। सही। और अजरों को आप फ्राइडे को बंद कर दें, एक दिन की छुट्टी दे दें, बाकी 6 डेज लेट देम ऑपरेट। तो ये आप सोल्यूशंस निकाल सकते हैं। फिर आपको जो एनर्जी मिक्स है आपका, उसकी तरफ तवज्जो देनी होगी। जो जो आपके RLNG है उस पे आपको जो प्रोडक्शन है उसको ज्यादा लानी पड़ेगी। जो एक तो जो क्रिमिनल अच्छा एक्ट अशफाक होते चौधरी हैं। साहब, अगर एक चीज़ आपसे जानूं, गैस बिजली इसके रेट और बाहर से जाहिर है इंपोर्ट वाला मामला भी है हमारे यहाँ, तो जो हमारी प्रोडक्ट है उसके कॉस्ट इफेक्टिवनेस ना होने की रीज़न क्या बड़ी रीजन है? हम इंटरनेशनली कंपटीशन में जाएं तो चाइना हमारे साथ खड़ा है, उसकी तो बड़े रीजनेबल रेट्स हैं। देखिए, इंटरनेशनल कंपटीशन को अब इस तरीके से नहीं देखा जाता, ग्लोबली देखा जाता है। कल कोई हमें कह रहा था अगर आप इंटरनेशनल उसमें देखें, हम हमारे जो यहाँ पर कंपैरिजन लोग करते हैं जो कि नहीं करना चाहिए, कि आप अगर फर्ज करें एक मुल्क की बिल्कुल ऑफ पीक की लो रेट ले लेते हैं और पाकिस्तान की हाई रेट ले लेते हैं, बोलते ये कंपैरिजन है। ऐसे नहीं होता। इंटरनेशनल कंपैरिजन में एप्पल टू एप्पल आप कंपैरिजन करेंगे। पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला ये है कि आप इंपोर्टेड फ्यूल पे चल रहे हैं। इंपोर्टेड फ्यूल का मतलब ये होता है कि आपकी इंपोर्ट है और डॉलर बेस्ड आप इंपोर्ट जब करेंगे और आपकी करेंसी डीवैल्यू होगी तो आपको वैसे ही मसले होंगे। फिर आपकी कैपेसिटी पेमेंट्स हैं जो कि आपको करनी है, और ये आज के नहीं है, 20-20, 30-30 साल के मुआहदे हैं, और ज्यादातर वो मुआहदे जो हुए हैं 2002 में और 2006 में हुए। सही। तो वो मुआहदे अब ये नहीं कह सकते कि किसी एक पार्टी पे आप ब्लेम कर सकते हैं। ये अगर कोई ब्लेम करता है जो पिछली हुकूमत के नुमाइंदे हैं, तो वो उनको भी एक होना चाहिए कि जी 2002 से 2006 में अक्सर वही लोग थे जो 2018 से जो 2022 तक रहे, तो उनको भी मुर्द इल्जाम ठहराएंगे। जो 1996 से लेके 2000 तक जिन्होंने मुआहदे किए वो भी मुर्द इल्जाम आएंगे। अगर किसी ने 13 से 15 में या 17 तक किए वो भी मुर्द इल्जाम आएंगे। तो उसके बाद एक बड़ी एक्सरसाइज हुई थी कि हम कैपेसिटी पेमेंट से कैसे छुटकारा हासिल कर सकते हैं, और मेरा ख्याल है एक करंट एनर्जी मिनिस्टर है मोहम्मद अली साहब, वही उस एक्सरसाइज को हेड कर रहे थे। तो मेरा ख्याल है इनके पास ब्लूप्रिंट और सारी चीजें मौजूद हैं, तो अगर ये चाहें तो उन चीजों को लेके आ सकते हैं। और मैं नहीं समझता, इसमें हमें 2-3 चीजें करनी पड़ेंगी। एक तो हमारी कंजम्पशन को हमें कम करना पड़ेगा। दूसरा ये है कि अभी आपके पास सोलर के काफी प्रोजेक्ट्स अवेलेबल है जिनकी एलोकेशन हो सकती है। अगर आपको 4 सेंट में वो मिलते हैं अभी, और अगर फर्ज करें वो 4 सेंट का मतलब है आपको 12 या 13 रुपए की बिजली प्रोड्यूस हो रही है, और अगर मैं इसमें कैपेसिटी चार्जेस भी 6-7 रुपए के डाल दूं, तो 20 रुपए की बिजली अभी भी मिल सकती है अगर आप नए प्रोजेक्ट अलाउ कर दें और कैपेसिटी पेमेंट भी दे दें। और आपका 25 से ये कैपेसिटी पेमेंट मेरा ख्याल है वीड आउट होनी शुरू हो जाएगी, तो ऑटोमेटिकली 2-3 सालों में बैलेंस आउट हो सकता है। सर सोलर पॉलिसी आपने जिक्र किया बिल्कुल एंड पे, एक इस पे जरा चाहूंगा कि सोलर पॉलिसी पर सर काम हुआ ही नहीं, हालांकि होना चाहिए, अब तो बहुत ज्यादा जरूरत है उसकी। अब तो सोलर इंस्टॉलेशन भी लोगों के लिहाज से बहुत महंगी होती जा रही है, तो उस पर क्यों नहीं सब्सिडी देती गवर्नमेंट? गवर्नमेंट सब्सिडी अब दे ही नहीं सकती किसी भी चीज पे। IMF एग्रीमेंट में आप ना कोई एमनेस्टी ना कोई सब्सिडी दे सकते हैं। मगर आप देखें, सोलर एक बेनिफिशियल जरूर है हमारे पास, और ग्रीन एनर्जी है। मेरा ख्याल है आप ये कर सकते हैं उसकी कॉस्ट को कम करने के लिए, पाकिस्तान में आप उसकी प्रिपरेशन या असेंबली शुरू कर दें। आप इंस्टेड ऑफ के इंपोर्ट के आप सब्सटीट्यूशन कर लें, तो ये आप रॉ मटेरियल मंगाएं या असेंबल करें, कुछ ना कुछ कॉस्ट में कमी वाकई हो जाएगी आपकी। ड्यूटी स्ट्रक्चर को आप मोल्ड कर सकते हैं, वो आपके हाथ में। तो मोर द मैरियर। अगर आप लार्ज स्केल पे अगर आप करेंगे, इकोनॉमीज ऑफ स्केल होगी, तो आपको लॉसेस नहीं होंगे। मगर अगर आप ये कहेंगे जी हर चीज पे सब्सिडी दे दें, तो भाई आप मुझे एक बात बताइए, टर्फ पे भी आपने सब्सिडी दी थी, क्या हासिल हुआ आपका? आप देख ले लोगों ने, मैं अभी भी कहता हूं आपकी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने इनकी पूरी कहा था कि जी इनकी आप इन्वेस्टिगेशन करें। क्या इन्वेस्टिगेशन हुई? हुकूमत गई, इन्वेस्टिगेशन मेरा ख्याल है अभी तक तो कुछ नहीं हो रही होगी ना मेरी। तो इस किस्म की चीजों पे भी तो आप देखें ना कि जो लोग पैसे बाहर लेके बैठ गए पाकिस्तान के और ओवर प्राइस किया, उनको तो कोई पकड़ने वाला नहीं है। और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान साल के अपने
कम से कम कुछ नहीं 38 से 40 अरब रुपए टैक्स पेयर का पैसा उन पे खर्च कर रही है। तो ये कहाँ का इंसाफ है? ठीक है, बहुत शुक्रिया।